क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारत पर अरबों के आक्रमण और राजपूत वंश की स्थापना की। इसके बाद हमने बात करी थी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में और बंगाल एवं बिहार के पाल वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश के सबसे प्रथम शासक दंतिदुर्ग थे। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 752 ईस्वी में की थी। दंतिदुर्ग ने मांडखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंग, कौशल, त्रिशैल, मालवा, लाट एवं टंक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तृत किया। उसके विषय में कहा जाता है कि उसने उज्जैनी के हरिहर गर्भ महादान यज्ञ किया था। उसने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक युद्ध में पराजित भी किया था। उसने महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम अगले शासक हुए। दंतिदुर्ग के चाचा एवं उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसने मैसूर के गंगों की राजधानी मान्यपुर एवं लगभग 722 ईस्वी में हैदराबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। उसने संभवतः दक्षिणी कोंकण के कुछ भाग को भी जीता था। उसने एलोरा में सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। उसका भाई गोविंद अत्यंत कमजोर शासक होने के कारण अधिक दिन तक शासन नहीं किया। उसके बाद अगला शासक राष्ट्रकूट राजवंश का ध्रुव था। इन्होंने 779 से 93 ईस्वी तक शासन किया था। ध्रुव के सिंहासन पर बैठने के उपरांत वेंगी के चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन, पल्लव नरेश दंतिवर्मन एवं मैसूर के गंगों को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अभी आगे के वीडियो में हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अच्छे से जानेंगे। ध्रुव ने गंगा यमुना दोआब तक अधिकार कर लिया था। ध्रुव को धारावर्ष नाम से भी जाना गया। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक रहे। इन्होंने 793 से 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय ध्रुव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत करने के उपरांत उसने कन्नौज पर आधिपत्य हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जिस समय गोविंद तृतीय उत्तर भारत के अभियान में व्यस्त था, उस समय उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके विरुद्ध पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों ने एक संघ बनाया। पर 802 ईस्वी के आसपास गोविंद ने इस संघ को पूर्णतः नष्ट कर दिया। गोविंद तृतीय के शासनकाल को राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष गद्दी पर बैठा। इन्होंने 814 से 78 ईस्वी तक शासन किया। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसे पूर्वी चालुक्य एवं गंगों से लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वह योग्य शासक होने के साथ साथ जिनसेन आदि पुराण के रचनाकार,
महावीराचार्य गणिता सार संग्रह के रचनाकार एवं साक्तायना, अमोघ वृत्ति के रचनाकार जैसे विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसने स्वयं ही कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय ने 878 से 914 ईस्वी तक शासन किया। अमोघ वर्ष के इस उत्तराधिकारी को प्रतिहार एवं चोल शासकों से परास्त होना पड़ा, तो वह एक कमजोर शासक रहा। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय ने 914 से 927 ईस्वी तक शासन किया। इंद्र तृतीय ने पाल वंश के देवपाल प्रथम को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। इनके समय में ही अल-मसूदी अरब से भारत आया था। उसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। इंद्र तृतीय के बाद गोविंद चतुर्थ ने 927 से 936 ईस्वी तक, अमोघ वर्ष तृतीय ने 936 से 39 ईस्वी तक शासन किया। पर इन दोनों शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रकूट राजवंश के लिए नहीं दिया था। इसके बाद कृष्ण तृतीय सिंहासन पर बैठा। कृष्ण तृतीय ने 939 से 65 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण तृतीय ने सिंहासनारूढ़ होकर गंगों की सहायता से चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया एवं यहाँ पर विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ एवं एक मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों को परास्त करने के बाद कृष्ण तृतीय रामेश्वर तक पहुंच गया। कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी खोटिक के शासन के समय सियक परमार ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। चालुक्य नरेश तैलप ने खोटिक के भतीजे कर्क को परास्त कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात करी राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल एवं बिहार के पाल वंश और उनके शासकों के बारे में। पाल वंश के पहले शासक गोपाल थे। इन्होंने 750 से 70 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश की स्थापना कुछ प्रमुखों द्वारा चुने गए बौद्ध अनुयायी गोपाल ने की थी। तिब्बती लामा एवं इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदांतपुर में एक मठ का भी निर्माण करवाया था। गोपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक धर्मपाल रहे। इन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था और यह पाल वंश का योग्यतम शासक था। धर्मपाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करना और चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठना। 11वीं शताब्दी के कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथस्वामिन कहा है। धर्मपाल प्रतिहार वंशी शासक नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ था। धर्मपाल को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने भी पराजित किया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बहुत से विहार एवं मठों का भी निर्माण करवाया था। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर में की थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया था। धर्मपाल के बाद उन्हीं का पुत्र देवपाल शासन पर बैठा। देवपाल ने 810 से 50 ईस्वी तक शासन किया। उसने प्रागज्योतिपुर, उड़ीसा एवं नेपाल के कुछ भाग पर अधिकार किया। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को भी परास्त किया था।
अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की। उसके समय में ही शैलेंद्र वंश ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की, जिसमें खर्च के लिए देवपाल ने 5 ग्राम दान में दिए थे। 850 से 988 ईस्वी तक का समय पाल वंश के इतिहास के पतन का काल माना जाता है। इस समय के कमजोर एवं अयोग्य शासकों में विग्रहपाल प्रथम, नारायण पाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय एवं विग्रहपाल की गणना की जाती है। इसके बाद महिपाल प्रथम ने शासन किया। इन्होंने 978 से 1038 ईस्वी तक शासन किया था। महिपाल प्रथम विग्रहपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। महिपाल प्रथम का राज्य मगध तक विस्तृत था। उसने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवन देने के लिए काफी प्रयास किया। उसे राजेंद्र चोल एवं कलचुरी वंश के गंगाई देव से युद्ध में परास्त होना पड़ा। उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। महिपाल प्रथम के बाद महिपाल के ही उत्तराधिकारी नए पाल सिंहासनारूढ़ हुए। इन्होंने 1038 से 55 ईस्वी तक शासन किया। नेपाल के जीवन का अधिकांश भाग कलचुरी नरेश कर्ण के साथ संघर्ष में ही बीता। उसके उत्तराधिकारी विग्रहपाल तृतीय ने कलचुरी कर्ण, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ एवं कौशल नरेश महाशिव गुप्त के आक्रमणों को झेलते हुए पाल साम्राज्य के अनेक भागों को खो दिया। वह केवल मगध, बंगाल एवं गौड़ को ही अपने अधीन रख सका। नए पाल के बाद रामपाल अगले शासक हुए। इन्होंने 1077 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। रामपाल ने 1077 में अपने भाई महिपाल द्वितीय एवं सरपाल को अपदस्थ कर राजगद्दी प्राप्त की थी। उसने उत्तरी बंगाल को विजित कर असम एवं कलिंग के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। उसने लड़खड़ाते पाल साम्राज्य की गरिमा को कुछ और दिन तक कायम रखा। रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय तथा मदन पाल ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था। आंतरिक कलह तथा सामंत वर्ग द्वारा लगातार किए गए विद्रोह से पाल राज नष्ट हो गया। पाल नरेश बौद्ध मतानुयायी थे। उन्होंने ऐसे समय बौद्ध धर्म का संरक्षण किया जब भारत में उसका पतन हो रहा था। धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान ग्रहण कर चुका था। इस काल के प्रमुख विद्वानों में संधाकर नदी उल्लेखनीय है, जिन्होंने रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना की है। अन्य विद्वानों में हरिभद्र चक्रपाणिदित, वज्रदित आदि उल्लेखनीय हैं। पाल राजाओं का शासनकाल उन राजवंशों में से एक है जिसने प्राचीन भारत इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो अभी हमने बात करी बंगाल एवं बिहार के पाल वंश के शासकों के बारे में। अभी जैसे आपको याद होगा, जब हम बात कर रहे थे राष्ट्रकूट वंश की, तो उसमें कई बार हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात की थी। आइए जानते हैं ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। हर्ष के शासन काल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासक प्रकाश में आए थे। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच
होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी। अब प्रश्न ये उठता है कि कन्नौज संघर्ष का कारण क्यों बना? तो हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर होने के कारण, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने, गंगा तथा यमुना के बीच स्थित होने के कारण, उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने एवं 3 महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली एवं उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था। संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष हुआ। धर्मपाल नरेश को पराजित करने के उपरांत वत्सराज का ध्रुव से संघर्ष हुआ और इसमें ध्रुव विजयी रहा। ध्रुव उत्तर भारत में अधिक दिनों तक ना रुककर वापस दक्षिण चला गया। राष्ट्रकूट नरेश से हारने के उपरांत कुछ समय तक प्रतिहार शासक हतोत्साहित रहे। इस समय का फायदा उठाकर पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को अपदस्थ कर अपने संरक्षण में चक्रायुध को कन्नौज की राजगद्दी पर बैठाया। पाल शासक की यह सफलता प्रतिहार शासकों के लिए असहनीय थी। अतः वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। धर्मपाल को परास्त करने के कुछ दिन बाद ही नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से परास्त होना पड़ा। इस पराजय से गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति काफी क्षीण हो गई। उसके बाद पाल शासक धर्मपाल की मृत्यु के उपरांत एक बार फिर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार का प्रयास किया। वह सफल भी हुआ और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। संघर्ष के इस दौर में राष्ट्रकूट शासक आंतरिक कठिनाइयों के कारण मैदान से बाहर रहे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष अपने पिता के समान पराक्रमी नहीं था, अतः राष्ट्रकूटों की भूमिका इस संघर्ष में समाप्त हो गई। प्रतिहार शासक भोज के उपरांत महेंद्रपाल शासक बना था, जिसने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हीं के बाद महिपाल के समय तक पालों की शक्ति का अंत हो चुका था। इसीलिए यह युद्ध प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच रह गया। अतएव अब यह युद्ध त्रिभुजाकार युद्ध ना रहा। कन्नौज पूर्ण रूप से प्रतिहारों के अधिकार में आ गया और ऐसे छोटे मोटे संघर्ष 9वीं शताब्दी तक चलते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बारे में। इसी के साथ हमने देखा कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। कल के वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं शताब्दी के बाद उभरे उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें।